नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है, भारत की चुनावी कहानी। नमस्कार। हाँ, ये सच में एक कहानी ही है जिसमें करोड़ों किरदार हैं, उम्मीदें हैं और जाहिर है लोकतंत्र का ताना बाना है। बिल्कुल। और हमारे पास ना कुछ सवाल जवाब हैं, एक ऑडियो बुक से लिए गए, जो बिल्कुल भारत में लोकतंत्र और चुनावों की नब्ज पकड़ते हैं। अच्छा। तो हमारा इरादा सिर्फ तथ्यों को बताना नहीं है, बल्कि इनके पीछे जो पूरी कहानी है उसे समझना है कि भाई भारत वोट कैसे देता है, कैसे अपनी सरकार चुनता है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। एक तरह से ये भारत की चुनावी यात्रा के अहम पड़ावों को समझने जैसा है। और कहानी शुरू कहाँ से करें? एक बहुत ही रोचक मोड़ से। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे 1987 में हरियाणा का एक विधानसभा चुनाव हो, हाँ। वो कैसे एक पूरे आंदोलन, न्याय युद्ध और सिर्फ एक दमदार वादे पर टिका था? अच्छा, 1987 हरियाणा। हाँ, दिलचस्प है। तो यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, यहीं से। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, लोकतंत्र में शासन होता कैसे है? सबसे आम तरीका क्या है? देखिए, सबसे आम तरीका जैसा कि ज्यादातर जगहों पर होता है वो है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से। लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं। हाँ, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है कि हर नागरिक हर रोज बैठकर हर फैसले में शामिल हो, है ना? अरे बिल्कुल नहीं। सोचिए जरा कितना अव्यवहारिक हो जाएगा वो। इसीलिए तो चुनाव इतने जरूरी हैं। ये वो तरीका है जिससे लोग आम जनता अपनी आवाज का इस्तेमाल करती है। अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए। हाँ, अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए। और सिर्फ चुनने के लिए नहीं, अगर मान लीजिए वो प्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहे तो नियमित अंतराल पर उन्हें बदलने का अधिकार भी मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी ताकत का, जैसा आपने कहा बदलने की ताकत का, एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है हमें हरियाणा के 1987 के चुनाव में। हाँ, आप बता रहे थे उसके बारे में। हाँ, उस समय चौधरी देवीलाल थे। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा, नाम था न्याय युद्ध। न्याय युद्ध। और एक नई पार्टी बनाई, लोकदल। और उनका सबसे बड़ा, कह लीजिए, तुरुप का इक्का क्या था? एक वादा। क्या वादा था? किसानों और छोटे व्यापारियों का कर्ज माफ करने का। ओहो, ये तो बहुत बड़ा वादा था उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। और इसका असर ये हुआ कि लोकदल ने अकेले 60 सीटें जीत लीं। जबरदस्त जीत थी। अच्छा। 60 सीटें अकेले। ये तो दिखाता है कि चुनाव सिर्फ वोट डालना नहीं है, ये अपनी उम्मीदें, अपनी जरूरतें बताने का और सरकार की नीतियों पर हाँ या ना कहने का एक तरीका है। सही कहा। लेकिन इसमें एक और बात है, उनकी सरकार पूरे 5 साल नहीं चली, सिर्फ 4 साल। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। सत्ता मिल जाना एक बात है, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही बनी रहती है। अगर वादे पूरे नहीं हुए या काम ठीक नहीं लगा तो जनता अगले चुनाव में सबक सिखा सकती है। बिल्कुल। तो ये तो हुई चुनाव की जरूरत और उसके असर की कहानी। लेकिन अब जरा नियमों की बात करते हैं। किसी भी चुनाव को हम लोकतांत्रिक कब कह सकते हैं? क्या कुछ शर्तें हैं इसकी? हाँ, बिल्कुल है। कुछ न्यूनतम शर्तें हैं जो दुनिया भर में मानी जाती हैं एक लोकतांत्रिक चुनाव के लिए। जैसे कि? पहली और सबसे बुनियादी कि हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार हो, और सिर्फ अधिकार नहीं, हर किसी के वोट का वजन, उसकी कीमत बराबर हो। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। बिल्कुल। दूसरी शर्त, चुनाव नियमित अंतराल पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार चुन लिया तो बस हमेशा के लिए हो गए। लोगों को बदलने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो। लोगों को अपनी पसंद के उम्मीदवार या पार्टी को चुनने की असली आजादी हो, बिना किसी डर या दबाव के। और हाँ, उनके सामने चुनने के लिए विकल्प भी मौजूद हो। ये शर्तें तो समझ आती हैं, पर एक चीज है जो थोड़ी चौंकाती है, वो ये कि उम्मीदवारों के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं है। हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। आजकल तो छोटी सी नौकरी के लिए भी डिग्री मांगते हैं, और यहाँ देश चलाने वालों के लिए कोई शर्त नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, ये एक बहुत गहरा मुद्दा है और इसका जवाब न लोकतंत्र की असल भावना में छिपा है। अगर आप शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगा देंगे तो सोचिए, भारत की कितनी बड़ी आबादी है जो शायद औपचारिक शिक्षा के तय पैमानों पर खरी ना उतरे। क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें अपने देश के शासन में भाग लेने का, चुनाव लड़ने का हक नहीं? बात तो सोचने वाली है। ऐसी शर्त तो देश के करोड़ों नागरिकों को उनके इस लोकतांत्रिक अधिकार से ही वंचित कर देगी। लोकतंत्र का मतलब ही है सबका शासन, न कि सिर्फ पढ़े लिखे या डिग्री वालों का शासन।
अनुभव, समझ, जमीनी जुड़ाव, ये चीजें भी तो मायने रखती हैं। हाँ, ये दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पहलू है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन। इसके फायदे नुकसान क्या है? ये ना एक तरह के दोधारी तलवार है। अच्छा, कैसे? फायदा ये है कि जब पार्टियों और नेताओं में मुकाबला होता है तो उन पर दबाव रहता है कि वो जनता की सेवा करें, अच्छा काम करें। उन्हें पता होता है कि अगर काम करेंगे, लोगों की उम्मीदें पूरी करेंगे तो ही अगली बार जीतेंगे। ये उन्हें मतलब आलसी या जनता से कटा हुआ होने से रोकता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा चिंताजनक है। वो ये कि जीतने की होड़ में पार्टियां कई बार समाज को बांटने वाले मुद्दे उठा सकती हैं, गुटबाजी को हवा दे सकती हैं। मतलब सिर्फ जीतने के लिए कुछ भी? हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है। नकारात्मक प्रचार, झूठे वादे, ये सब इसी प्रतिस्पर्धा की देन हो सकते हैं। तो जहां ये नेताओं को चुस्त रखता है, वहीं ये समाज में विभाजन भी पैदा कर सकता है। संग में तो फायदे भी हैं और खतरे भी। अब जरा भारत की जो विशाल चुनावी व्यवस्था है उस पर आते हैं। ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब चुनाव होते कैसे हैं यहाँ? देखिए, भारत में मुख्य तौर पर 2 स्तरों पर बड़े चुनाव होते हैं। एक तो लोकसभा के चुनाव, जिनसे केंद्र की सरकार बनती है, और दूसरे विधानसभा चुनाव, जिनसे राज्यों की सरकारें बनती हैं। और ये आमतौर पर हर 5 साल में होते हैं ना, जिन्हें हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं। जी हाँ, आमतौर पर हर 5 साल में। लेकिन कभी-कभी बीच में भी सुनने में आता है कि चुनाव हो रहे हैं। वो क्या होता है? हाँ, वो होते हैं उपचुनाव या बाय इलेक्शंस। मान लीजिए कोई सांसद या विधायक है, उसकी मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देता है, तो उसकी सीट खाली हो जाती है। अच्छा। तो सिर्फ उस एक खाली सीट को भरने के लिए जो चुनाव होता है, उसे उपचुनाव कहते हैं। ये पूरे देश या राज्य में नहीं, सिर्फ उस एक निर्वाचन क्षेत्र में होता है। निर्वाचन क्षेत्र, ये शब्द आया। लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश को ऐसे ही क्षेत्रों में बांटा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल। पूरे भारत को लोकसभा चुनावों के लिए करीब 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। 543, काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर संसद में जाता है, जिसे हम संसद सदस्य या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी कहते हैं। क्या ये कोशिश की जाती है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में वोटरों की संख्या लगभग बराबर हो? हाँ, ये बहुत जरूरी सिद्धांत है। संविधान ये कहता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में आबादी मतलब जनसंख्या लगभग बराबर होनी चाहिए। क्यों? इसका क्या कारण है? इसके पीछे वही एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य वाला सिद्धांत है, ताकि ऐसा ना हो कि किसी क्षेत्र के वोट का वजन ज्यादा हो और किसी का कम। हर वोट की ताकत बराबर रहे, इसीलिए आबादी का लगभग बराबर होना जरूरी है। ठीक है, ये तो हुई सामान्य सीटों की बात। लेकिन भारत में एक खास व्यवस्था भी है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये क्या है और क्यों है? हाँ, ये भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं अनोखी विशेषता है। हमारे संविधान बनाने वालों ने ये महसूस किया कि भारत में कुछ समुदाय, खासतौर पर अनुसूचित जातियां एससी और अनुसूचित जनजातियां एसटी, सदियों से इतने पिछड़े और दबे हुए रहे हैं हाँ, कि अगर पूरी तरह खुली चुनावी लड़ाई हो तो शायद उन्हें कभी संसद या विधानसभाओं में सही प्रतिनिधित्व मिल ही ना पाए, उनकी आवाज शायद सुनी ही ना जाए। तो इसका हल क्या निकाला गया? हल ये निकाला गया कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को इन समुदायों के लिए आरक्षित कर दिया गया। मतलब उन सीटों पर चुनाव सिर्फ एससी या एसटी समुदाय के उम्मीदवार ही लड़ सकते हैं। वोटर सभी होंगे, लेकिन उम्मीदवार सिर्फ उसी समुदाय का होगा। अच्छा, ताकि उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। बिल्कुल, ताकि संसद और विधानसभाओं में उनकी आवाज जरूर पहुंचे, उनके मुद्दे उठें और वे भी देश के नीति निर्माण में भागीदार बने। ये लोकतंत्र को ज्यादा समावेशी, ज्यादा इंक्लूसिव बनाने का एक तरीका है। आंकड़ों में अगर देखें तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? देखिए, 26 जनवरी 2019 तक के जो आंकड़े स्रोत में दिए गए हैं, उनके हिसाब से लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थी। 84 सीटें? हाँ, और ये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। कई राज्यों में जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे पंचायतें और नगरपालिकाएं, उनमें महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। हाँ, ये महिला आरक्षण वाला मुद्दा भी काफी अहम है। तो कुल मिलाकर ये कोशिश है कि समाज के हर तबके को जगह मिले। जी बिल्कुल, यही भावना है इसके पीछे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चुनाव की कहानी में वोटर सबसे अहम है,
ये कैसे तय होता है कि वोट कौन दे सकता है? कोई लिस्ट बनती है? हाँ, चुनाव से पहले एक पूरी लिस्ट तैयार की जाती है। इसे कहते हैं मतदाता सूची या इलेक्टोरल रोल। आम भाषा में वोटर लिस्ट भी कहते हैं। अच्छा, वोटर लिस्ट। इसमें उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो वोट देने के योग्य हैं। और भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? 18 सालों। 18 साल। और ये लिस्ट क्या एक बार बन जाती है फिर वही रहती है? नहीं, इसे लगातार अपडेट करना पड़ता है। हर 5 साल में तो इसे पूरी तरह से रिवाइज किया जाता है, मतलब जांचा और सुधारा जाता है। क्यों अपडेट क्यों करना पड़ता है? अरे बिकॉज लोग 18 साल के होते लेते हैं, उनके नाम जोड़ने होते हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनके नाम हटाने होते हैं, कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो लिस्ट को बिल्कुल ताज़ा रखना ज़रूरी है। सही बात है। और वोट डालने के लिए कोई पहचान पत्र भी चाहिए होता है? हाँ, चुनाव आयोग एक फोटो पहचान पत्र जारी करता है, जिसे एपिक कहते हैं, इलेक्टरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। लेकिन अगर किसी के पास वो उस समय ना हो तो भी वोट डालने से रोका नहीं जाता। राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या ऐसे ही कुछ और पहचान पत्र दिखाकर भी वोट दिया जा सकता है। ठीक है, तो वोटर की बात हो गई। अब आते हैं उन पर जो चुनाव लड़ते हैं, उम्मीदवार। उनके लिए क्या शर्तें हैं? सबसे मुख्य शर्त तो उम्र की है। उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम 25 साल का होना जरूरी है। 25 साल। वोट देने के लिए 18, लड़ने के लिए 25। ठीक है। और क्या उन्हें अपने बारे में कुछ जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ती है? आजकल ट्रांसपेरेंसी की बहुत बात होती है। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव आया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। अब हर उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ एक हलफनामा, मतलब एक शपथ पत्र देना होता है। उसमें क्या क्या बताना होता है? उसमें कई जरूरी बातें बतानी होती हैं, जैसे क्या उनके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है, उनकी अपनी और उनके परिवार की कुल संपत्ति कितनी है, और देनदारियां यानी कर्ज वगैरह कितना है, और उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। अच्छा, ये सारी जानकारी देनी पड़ती है। इसका मकसद क्या है? मकसद सीधा सा है, वोटर को सूचित करना, ताकि मतदाता ये सारी जानकारी देखकर सोच समझकर अपना फैसला ले सके कि उसे किसे अपना प्रतिनिधि चुनना है, किसको वोट देना है। सही है। और इसी जानकारी के साथ फिर शुरू होता है चुनाव प्रचार का दौर, है ना? इलेक्शन कैंपेन जिसे कहते हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपनी नीतियां, अपने विचार, अपने वादे जनता के सामने रखें। जनता को ये बताने का मौका मिले कि अगर वो चुने गए तो क्या करेंगे, और जनता को ये मौका मिले कि वो बहस सुने, मुद्दों को समझे और फिर तय करें कि वो किस तरह की सरकार चाहती है, कौन सी नीतियां चाहती है। और इन अभियानों में नारों का बड़ा जोर रहता है। कुछ पुराने यादगार नारे याद हैं आपको? अरे हाँ बिल्कुल, नारे तो चुनाव की जान होते हैं कई बार। जैसे स्रोत में जिक्र है 1971 के चुनाव का। इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी का नारा था, गरीबी हटाओ। हाँ, ये तो बहुत मशहूर हुआ था। बहुत ज्यादा। फिर 1977 में इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए, उसमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्ष का नारा था, लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र बचाओ। ये नारे सिर्फ नारे नहीं होते, ये उस समय के पूरे राजनीतिक माहौल, लोगों की आशाओं, चिंताओं, सबको समेटे होते हैं। सही कहा। अच्छा, चुनाव प्रचार में तो पैसा भी खूब खर्च होता होगा। क्या इस पर कोई रोक टोक है, कोई नियम कानून? हाँ, नियम तो है। कानूनन खर्च की सीमा तय की गई है। जैसे स्रोत के मुताबिक उस समय लोकसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार अधिकतम 25 लाख रुपए खर्च कर सकता था। 25 लाख। हालांकि ये सुनने में आता है कि असल खर्च इससे कहीं ज्यादा होता है। हाँ, ये हमेशा एक बहस का मुद्दा रहता है कि क्या इन सीमाओं का सख्ती से पालन होता है और क्या ये सीमाएं आज के समय में पर्याप्त हैं। लेकिन कानूनी सीमा तो है। और कोई नियम? एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है आदर्श आचार संहिता, यानी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, ये लागू हो जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें कई सारी बातें होती हैं। मुख्य मकसद ये है कि सत्ताधारी दल अपनी सरकारी ताकत का गलत फायदा न उठा पाए चुनाव जीतने के लिए। जैसे आचार संहिता लगने के बाद मंत्री कोई नई परियोजना का शिलान्यास नहीं कर सकते, कोई बड़ी नीतिगत घोषणा नहीं कर सकते, या वोटरों को लुभाने के लिए सरकारी सुविधाओं का कोई नया वादा नहीं कर सकते। अच्छा, ताकि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, बराबरी का मौका। बिल्कुल, यही कोशिश रहती है। और फिर इतने प्रचार, इतने नियमों के बाद आता है वो दिन, वोटिंग का दिन, पोलिंग डे, और उसके बाद वोटों की गिनती, काउंटिंग। जी हाँ, लोकतंत्र के इस महापर्व का क्लाइमैक्स। हमने अक्सर देखा है
टीवी पर भी कि पोलिंग बूथ के अंदर और जहां वोट गिने जाते हैं वहां हर पार्टी के एजेंट बैठे होते हैं। वो क्यों होते हैं वहां? ये पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए होता है। हर उम्मीदवार को अधिकार है कि वो अपना एक एजेंट नियुक्त करे जो पोलिंग स्टेशन पर और काउंटिंग सेंटर पर मौजूद रहे। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है निगरानी रखना, ये देखना कि वोटिंग ठीक से हो रही है, कोई फर्जी वोट तो नहीं डाल रहा, किसी को डराया धमकाया तो नहीं जा रहा, और गिनती के समय भी वो देखते हैं कि वोट सही तरीके से गिने जा रहे हैं या नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। ये एक तरह से चेक और बैलेंस का सिस्टम है। हाँ, ताकि सबको भरोसा रहे कि प्रक्रिया निष्पक्ष है। आजकल तो वोटिंग मशीनों से होती है, ईवीएम से। हाँ, अब ज्यादातर जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का ही इस्तेमाल होता है वोट डालने के लिए। पहले बैलेट पेपर होते थे, अब मशीनें हैं। ये सब सुन के लगता है कि ये कितना बड़ा और खर्चीला काम होगा ये सब करवाना। अरे बहुत बड़ा। आप अंदाजा लगाइए। स्रोत बताते हैं कि सिर्फ 2014 के लोकसभा चुनाव कराने में सरकार ने करीब 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 3,500 करोड़? ये तो वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े चुनावों में से एक है ये। बिल्कुल। तो इतना सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी, कि क्या भारत के चुनाव वाकई निष्पक्ष होते हैं? क्या ये जो नतीजा आता है वो सच में लोगों की मर्जी को दिखाता है? ये बहुत ही जायज़ और अहम सवाल है। देखिए, स्रोत भी मानते हैं कि चुनावों में गड़बड़ी की, धांधली की, पैसे के जोर की या डराने धमकाने की शिकायतें आती हैं। ये सच्चाई है। हाँ, खबरें तो आती हैं ऐसे। कोई भी इतनी बड़ी व्यवस्था पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन जो ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं और स्रोत भी इसी ओर इशारा करते हैं, वो ये है कि ये गड़बड़ियां आम तौर पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि वो पूरे चुनाव के नतीजे को ही बदल दें। मतलब जो फाइनल नतीजा आता है वो काफी हद तक जनता की पसंद को ही दर्शाता है। अच्छा, तो मतलब कुछ कमियों के बावजूद सिस्टम मोटे तौर पर काम करता है। हाँ, कहा जा सकता है। और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। चुनाव आयोग, उसकी क्या भूमिका है और क्या वो वाकई स्वतंत्र है सरकार से अलग? चुनाव आयोग, आप समझ लीजिए, इस पूरी चुनावी कहानी का एक तरह से हीरो है। हमारे संविधान ने उसे बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दी है, लगभग वैसी ही जैसी हमारी न्यायपालिका, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिली हुई है। अच्छा, कैसे? मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक बार नियुक्त होने के बाद उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन है। बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। वो सरकार के अधीन काम नहीं करते, वो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं। और उनके पास शक्तियां क्या-क्या हैं? अरे, उनके पास बहुत व्यापक शक्तियां हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक पूरा चुनाव उन्हीं की देखरेख में होता है। वो आदर्श आचार संहिता को लागू करवाते हैं। वो चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारियों और पुलिस का तबादला कर सकते हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष रहें। अच्छा। और अगर उन्हें कहीं लगता है कि वोटिंग सही ढंग से नहीं हुई, बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है, तो वो उस पोलिंग बूथ पर या पूरे निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव यानी रीपोल का आदेश भी दे सकते हैं। यानी उनके पास असल ताकत है निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की। बिल्कुल। क्या इस निष्पक्षता के या भारतीय लोकतंत्र की सेहत के कुछ और भी सबूत हैं? मतलब जमीनी हकीकत क्या कहती है? हाँ, कुछ और दिलचस्प बातें हैं जो स्रोत बताते हैं। एक तो ये कि पिछले करीब 50 सालों में जहां दुनिया के कई पुराने और स्थापित लोकतंत्रों जैसे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में वोट डालने वाले लोगों का प्रतिशत यानी वोटर टर्नआउट गिरा है, हाँ, वहीं भारत में ये या तो स्थिर रहा है या बल्कि बढ़ा है। ये दिखाता है कि लोगों का इस प्रक्रिया में भरोसा कम नहीं हुआ है। ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात जो और भी ज्यादा रोचक है वो ये कि भारत में जो गरीब है, निरक्षर हैं या जिन्हें हम वंचित तबका कहते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के लोग, हाँ, वो अमीर और ज्यादा पढ़े लिखे विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की तुलना में ज्यादा बड़े अनुपात में वोट डालते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि उन्हें लगता है कि वोट ही उनके हाथ में वो ताकत है जिससे वो अपनी बात मनवा सकते हैं, अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, जबकि शायद अमीर तबके को लगता है कि उनकी आवाज तो वैसे भी सुनी जाती है। ये भी एक अलग नजरिया है। और कोई बड़ा सबूत? शायद सबसे बड़ा और ठोस सबूत ये है कि भारत में सत्ताधारी पार्टियां, रूलिंग पार्टीज, नियमित रूप से चुनाव हारती हैं। हाँ, केंद्र में भी और राज्यों में भी। हाँ, ये तो हम देखते ही हैं। और हारने वाली पार्टियां नेता वो शांति से जनादेश स्वीकार करते हैं और सत्ता छोड़ देते हैं।
यहाँ तक कि आंकड़े बताते हैं कि लगभग आधे मौजूदा सांसद और विधायक अगला चुनाव हार जाते हैं। आधे? हाँ, ये जो इनकम्बेंट का हारना है, मतलब जो पद पर है उसका हार जाना, ये इतना आम है भारत में कि ये अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि चुनाव काफी हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। अगर धांधली होनी होती तो सत्ताधारी क्यों हारते? बात तो सही है, ये तो बहुत मजबूत तर्क है। तो क्या हम ये मान लें कि भारतीय चुनावी कहानी का ये अध्याय बिल्कुल सुनहरा है, सब कुछ बढ़िया है, कोई चिंता की बात ही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। कहानी का एक और पहलू भी है जिसमें कुछ गंभीर चुनौतियां हैं, कुछ चिंताएं हैं जिनका जिक्र स्रोत करते हैं। जैसे कि? एक बहुत बड़ी चिंता है चुनावों में पैसे का बढ़ता हुआ प्रभाव, धन बल का इस्तेमाल। ऐसा लगता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो चुनाव जीतने के लिए उसका बेतहाशा इस्तेमाल करता है। हाँ, ये आरोप तो प्राय सुना जाता है। और इसी से जुड़ी एक और चिंता है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का राजनीति में आना। न सिर्फ चुनाव लड़ना, बल्कि कई बार बड़ी पार्टियों से टिकट लेकर जीत भी जाना, ये लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। बिल्कुल। और कोई चुनौती? एक और चुनौती है जिसका जिक्र मिलता है और जो शायद आम वोटर कई बार महसूस करता है कि क्या उसके पास चुनने के लिए वाकई में अलग-अलग विकल्प हैं। मतलब ये कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, उनकी नीतियां और उनके काम करने के तरीके इतने मिलते-जुलते हो गए हैं कि वोटर को लगता है कि भाई किसी को भी चुन लो, क्या फर्क पड़ेगा। वास्तविक विकल्पों की ये कमी भी एक तरह की चुनौती है। हाँ, ये बात भी सोचने वाली है। इसके अलावा छोटी-मोटी धांधली या विगिंग की घटनाएं, भले ही वो चुनाव का नतीजा ना बदलें, पर वो चिंता तो पैदा करती ही हैं। और हाँ, वोटिंग परसेंटेज यानी टर्नआउट, वो हमेशा एक संकेतक रहता है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी कितनी सक्रिय है। तो मतलब कहानी शानदार है, पर इसमें कुछ उलझे हुए धागे भी हैं, कुछ मुश्किलें भी हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। कोई भी लोकतंत्र एक मुकम्मल प्रोजेक्ट नहीं होता, वो हमेशा बनता रहता है, सुधरता रहता है। तो आज हमने भारत की इस चुनावी कहानी के कई अहम मोड़ देखे, कई पन्ने पलटे। ये चुनाव क्यों जरूरी हैं? एक चुनाव को लोकतांत्रिक क्या चीज बनाती है? भारत की ये विशाल चुनावी मशीनरी कैसे काम करती है? हाँ, और फिर निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षित सीटें, वोटर लिस्ट, उम्मीदवार की शर्तें, चुनाव प्रचार के तरीके, नारे, नियम, फिर वोटिंग और गिनती की प्रक्रिया, ईवीएम, और सबसे जरूरी चुनाव आयोग की भूमिका और चुनावों की निष्पक्षता का सवाल। और आखिर में वो चुनौतियां जो अभी भी हमारे सामने हैं, जैसे पैसे का जोर, आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार और विकल्पों का सवाल। बिल्कुल। और अगर इस पूरी चर्चा का, इस कहानी का सार निकालना हो तो आप क्या कहेंगी? मैं कहूंगी कि चुनाव अपनी तमाम कमियों और चुनौतियों के बावजूद आज भी भारत में आम आदमी के हाथ में अपनी आवाज बुलंद करने, अपनी सरकार चुनने और अपनी किस्मत को एक दिशा देने का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली औजार है। सही बात। और भारत में जिस तरह से लोग इसमें भाग लेते हैं और जिस तरह से चुनाव के नतीजों को, चाहे वो किसी के भी पक्ष में हो, स्वीकार किया जाता है, वो इस लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसा कि हमने बात की और स्रोत भी इशारा करते हैं कि कभी-कभी लगता है कि बड़ी राजनीतिक पार्टियों की नीतियों और कामकाज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। हाँ, ये एक मुद्दा उठाया जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक आम वोटर के लिए असली विकल्प का मतलब क्या है? क्या ये जो पार्टियों में कथित समानता दिखती है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी है या ये चिंता का विषय है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।